Hello everyone, welcome to Exademy Redefining Education. My name is Prabhash Kumar and I'm teaching you UPSC Mathematics Optional. लेक्चर चल रहा है हमारा रियल एनालिसिस का. ये है लेक्चर नंबर 4 आई गेस. एक कोकोनट का, फिर 3 सिंबल्स का, ये 3 1 4 जो मर्जी लेक्चर हो. पहले आपको एक बेसिक बताया, ओवरव्यू, उसके बाद फिर सिंबल्स के बारे में बताया. इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी फॉर रियल एनालिसिस. एक लेक्चर बनेगा, इसमें सेट थ्योरी एक्चुअली बहुत बड़ा है, बहुत बार आपको पढ़ा चुका है. मॉडर्न अलजेब्रा में काम लगता है, फिर आपको कैलकुलस में काम लगता है, हर जगह काम लगता है. तो सेट थ्योरी का आपका ओवरऑल आइडिया है, बट रियल एनालिसिस में भी सेट थ्योरी लगती है. तो स्पेसिफिकली रियल एनालिसिस के लिए जो जो चीज सेट थ्योरी से लगेंगे वो सब छांट करके रखा हुआ है, वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे. और इस वाले लेक्चर में एकदम पेशेंस, एकदम आराम से. तो जब भी मेरे से पढ़ने के लिए आओ तो हड़बड़ी हड़बड़ाहट सब घर वर उधर उधर छोड़ करके आओ, आराम से पेशेंस लेकर के आओ, तब पढ़ना. हम बार बार बोलते हैं, हर बार लेक्चर बोलते हैं कि हमको हड़बड़ा करके पढ़ना और पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं. और वैसे भी ये स्टूडेंट्स मुझे बहुत ही बदतमीज लगते हैं और वैसे बेकार स्टूडेंट्स लगते हैं जिनके पास समय नहीं होता. तो अगर आपके पास समय नहीं है तो कृपया आप खिसक लें यहां से. हेडिंग लिखे हैं यहाँ पे, जैसे एकदम पूरा फंडामेंटल बेसिक से चलेंगे, जैसे बचपन के दौर से. जैसे सेट क्या होता है, तो देखो सेट डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा और किसी और एंगल से अप्रोच करने का सोचेंगे. आप लोग जानते हो कि सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सब ने सुना है कलेक्शन ऑफ, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct objects. बहुत लोग स्कूल में भी ये बहुत बार डिस्कशन हो चुका है कि सर ये वेल डिफाइंड कहने का तात्पर्य क्या है. तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है, लिखो वेल डिफाइंड, इसका स्टेटमेंट लिखिए. we must be given a rule which enables us मेरे साथ में नोट्स प्रिपेयर करना है, which enables us to say without doubt or ambiguity whether a particular object belongs to the collection or not, मतलब वेल डिफाइंड मतलब एक स्पेसिफिक रूल आपके पास होना चाहिए. तो सेट हमने डिफाइन किया है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग. जहां पे वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वी मस्ट बी गिवन अ रूल, एक रूल आपके पास होना चाहिए जिससे आप ये डिसाइड कर पाते हो ताकि ये कि वो वाला मेंबर उस सेट का पार्ट है या नहीं है. कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उसमें. यही कहने का तात्पर्य है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि अ सेट ऑफ इंग्लिश वोवेल्स, जैसे इंग्लिश वोवेल्स, इसको हम क्या सेट बोलेंगे? हाँ सेट बोलेंगे. क्यों? क्योंकि इसके पास एक रूल है, कि वोवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू. तो ये डिस्टिंक्ट है, वेल डिफाइंड है. आपको पता है कि ए एक वोवेल है, ई एक वोवेल है, आई एक वोवेल है, ओ एक वोवेल है, यू एक वोवेल है. ठीक है, तो दिस इज
स्पेसिफिकली डिफाइंड, तो आपको बता सकते हैं कि यस इट इज अ कलेक्शन। जैसे 1 2 3 4 5 आपको पता है कि दीज आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यहां पे जैसे सेट टर्म यूज हुआ है ना, तो कभी कभी लोग सेट की जगह पे फैमिली पढ़ते हैं। ये सारे अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में टर्मिनोलॉजीज यूज किए गए हैं। कभी कभी फैमिली बोलेंगे, कभी कभी एग्रीगेट बोलेंगे, या फिर कभी कभी इसको कलेक्शन बोला जाता है, कलेक्शन बोला जाएगा। वेरी गुड। बिलोंग्स टू आपने सीखा, जैसे मान लीजिए x बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब ही हम सिंबल्स में भी बताएं कि ये जो एलिमेंट है इसको आप एलिमेंट बताते हो, एलिमेंट को आप स्मॉल लेटर्स से शो करते हो, दीज आर शोन विथ स्मॉल लेटर्स एंड दीज आर शोन विथ, ये क्या है, सेट है, और सेट को आप कैपिटल लेटर से शो करते हो। चलिए यहां तक पूरी तरह से क्लियर है, जो भी आप पढ़ रहे हो ना पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर आपको सिंबल्स बताया था, एन जेड क्यू क्यू प्लस आई आर आर प्लस आर माइनस सी एंड सो ऑन। देयर एग्जिस्ट का सिंबल भी बता दिया, फॉर ऑल का भी सिंबल बताया, इफ एंड ओनली इफ भी बताया। ओके, अब बात आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे। हेडिंग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अलग अलग तरीके से आप सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला तरीका है इसमें रोस्टर मेथड। लिखो, ये सब क्लास 5 में पढ़ाया जाता है, बहुत साल पहले पढ़े थे, लेकिन फिर से रिकैप करने की जरूरत है क्योंकि आपको रियल एनालिसिस में ये सारी चीजें एकदम पूरी मक्खन के तरह हैंडी होना चाहिए। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो नहीं बनेगा। रोस्टर मेथड को ही बोला जाता है टैबुलेशन मेथड, टैबुलेशन मेथड। टैबुलेशन मेथड को ही बोला जाता है लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड। यहां पे बस आप पूरा का पूरा सिर्फ आप लिस्ट कर सकते हो, लिस्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। इसमें क्या करते हैं, सेट इज शोन बाय लिस्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। या पूरा लिखिए, सेट इज शोन बाय, सेट इज शोन बाय a list of all its elements। जितने एलिमेंट्स हैं ना सब पूरा का पूरा आप लिस्ट कर दीजिए। जैसे आप बता सकते हो कि ठीक है एक सेट है, जैसे एक वोवेल का सेट है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, सारे के सारे मेंबर्स लिस्टेड हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलोगे, ये क्या है सर, ये नहीं और कुछ, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन, दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हर मेंबर्स को आप पूरा का पूरा लिस्ट कर दीजिए विद इन करली ब्रैकेट्स, और जो अगर लेटर्स अंदर में लिखे हैं तो ध्यान रहे दैट शुड बी स्मॉल। ठीक है, यह हो गया तरीका। एक पहला तरीका है जिसमें हम रोस्टर मेथड या फिर टैबुलेशन मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड सीखे। नेक्स्ट है और एक चीज और, जैसे ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे आप नोट करके लिख लीजिए, दीज डॉट्स represent that there are also other members in the set, there are also other members in the set, there are also other members in the set, है ना। 5 ही नहीं है, इसके अलावा और सारे मेंबर्स भी हैं इस चीज में। तो ये रहा आपका रोस्टर मेथड। सेकेंड मेथड में आओ, नंबर 2 मेथड है, इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी मेथड।
प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड को ही बोलते हैं रूल मेथड, इसको बोलेंगे रूल मेथड। इसी को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सो प्रॉपर्टी मेथड को ही रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखिए, वी हैव टू डील विद द सेट्स द एलिमेंट्स ऑफ विच आर नॉट इवन एक्सप्लिसिटली, वी हैव, यहां पे लिखिए पूरा स्टेटमेंट लिखिए, पूरा छांट छांट के लिखा हुआ है ना, तो बेटर है कि आप नोट्स जब प्रिपेयर कर रहे हो ना सब कुछ अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बार का बात नहीं है। आप इसको रखोगे ना तो ये आपकी जागीर होगी, और यही जागीर आगे चल करके आपको परीक्षा में काम देगी। आपने आज कौन सा तारीख है, 28, आज आपने ये चीज पढ़ लिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद यही एफिशिएंसी के साथ आपके पास रहे। अभी आप लेक्चर देख रहे हो दिमाग से, 15-20 दिन के बाद ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, फिर क्या करोगे। इसलिए आपके कॉपी में सब कुछ अच्छे से फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और मैंने तो बता दिया कि मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर करते चले जाओ, ठीक है। और जब एक बार नोट्स प्रिपेयर करेगा तो फिर 2x स्पीड में उसको फुल रिवीजन जब करोगे ना, कहीं ट्रैवल वेल कर रहे हो तो 2x में देखते हुए चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप बात होती है इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, प्रॉपर्टी मेथड की या फिर रूल मेथड की या फिर सेट बिल्डर मेथड की। तो इसका रीजन है, लिखिए, जनरली वी हैव टू डील विथ सेट्स, वी हैव टू डील विथ सेट्स, we have to deal with sets the elements of which the elements of which are not even explicitly known to us, known to us, though we know a certain property, we know a certain property which distinguishes the objects of our set, which distinguishes the object, of our set, लिखो, छापो इसको। देखो, अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन x to the power of 10 plus 9x to the power of 5 plus 1 is equal to 0। अब समझो इस चीज को, आप समझिए कि ये वाला एक इक्वेशन आपको दिया है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 10, मतलब कितने रूट्स निकलेंगे, 10 रूट्स निकलेंगे। अच्छा, तो अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाएं तो ऑब्वियसली काफी समय लगेगा, कंप्यूटर सॉल्व कर देगा, लेकिन मैनुअली अगर सॉल्व करेगा तो बहुत समय लगेगा। तो इंडिविजुअली हम लोग नहीं करके रिप्रेजेंट ही करना है ना, हमें एक ऐसा सेट रिप्रेजेंट करना है विच कंटेन्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सुनिए, सेट containing the roots of the equation, set containing the roots of the equation। एक सेट ऐसा बनाना है जिसमें इस इक्वेशन के रूट्स हों। तो एक तो तरीका है कि इसको आप सॉल्व करिए और हर इंडिविजुअल एलिमेंट को सॉल्व करके आप इस कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए। 10 होंगे कुछ, 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल 10
जगह खाली बचेंगे, सबको इसमें डाल दीजिए और उसको कोई भी सेट मान लीजिए, सपोज कोई एक सेट है ये। एक तरीका ये हो गया, जब आप इस तरह से लिस्ट आउट करते हो तो ये किस तरह से लिखा आपने, ये लिखा है रोस्टर फॉर्म में, ये लिखा है आपने रोस्टर फॉर्म में। इसके पहले देखो यहां पे लिखा ना, रोस्टर फॉर्म में लिखा है या टेबुलेशन फॉर्म में लिखा है, लिस्टिंग फॉर्म में लिखा है, ठीक है। लेकिन ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब टाइम टेकिंग हो गया, कौन निकालेगा उतना रूट्स। इसीलिए इस चीज को सेट बिल्डर में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर में सेट बिल्डर, सेट बिल्डर देखो A इज इक्वल टू, आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, एक ऐसा सेट जिसमें उस इक्वेशन के रूट्स हो, तो हम लिखेंगे x। देखो बहुत चालाकी करेंगे यहां पे, लिखने का तरीका आपको देखो, हमें नहीं पता क्या है जो मर्जी रूट्स, अरे जो मर्जी रूट्स हो x हो तो ठीक है, x इज द रूट सच दैट, ये वर्टिकल लाइन क्या सिखाया था, इस सिंबल का मतलब क्या सिखाया था, सच दैट सिखाया था। तो देखो मैथमेटिकल सिंबल यूज आ रहा है, तो x सच दैट दिस इक्वल टू 0, सिंपल, x टू द पावर ऑफ 10 प्लस 9x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे देखो ये चीज हो गया लिखने का तरीका, हमारा काम बन गया, हमें सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं, सेट लिखने के लिए इसको सॉल्व करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं था, आपको रिप्रेजेंट करना है एक सेट जिसमें इसके रूट्स होंगे। तो मैंने एक नाम तरीका दे दिया जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोला गया सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी है। तो यहां पे ये जो चीज है ना, सो दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी, क्या बोलूं, दिस इज अ प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब यहां पे वो सारे x की वैल्यूज आएगी जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ p इज अ प्रॉपर्टी, इफ p इज ए प्रॉपर्टी, अब मान लीजिए कोई p आपने एक प्रॉपर्टी कंसिडर करी है एंड a इज द सेट एंड a इज the set of all those elements of all those elements for which property P is true, for which property P is true, then we write, अगर ऐसी बात है तब आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एक सेट है A करली ब्रैकेट X such that X satisfies P, X satisfies P, बस उस प्रॉपर्टी को किसी तरह से आपको सेटिस्फाई करा देना है, ठीक है। अब सुनो, सच दैट का ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये भी सच दैट रिप्रेजेंट करता है, और इसके जगह पे कुछ लोग डॉट डॉट यूज करते हैं, ये कोलन, तो ये भी सच दैट ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दोनों सिंबल एक ही है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू x such that x satisfies p, x satisfies p, बस राइट हैंड साइड में सच दैट के बाद में जो है x उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, सही बात है, विच द प्रॉपर्टी इज ट्रू। क्लियर है, ठीक। तरीका आपको बस दो ही जानना है, ज्यादा मत जानो, रोस्टर मेथड है और सेट बिल्डर फॉर्म है। बचपन में और अलग अलग तरीके सिखाए गए थे, यहां और दरकार नहीं है, जो दरकार है वो हटा दिया मैंने, छांट के रखा है। नल सेट आप अच्छी तरह से जानते हो कि सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट, ये सब मैं ओरली बोल दूंगा क्योंकि ये सब आप जानते हो। नल सेट को ही आप एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, इसको वॉइड सेट भी बोल सकते हो। तो जैसे नल सेट है,
null set. What is null set? null set को ही बोला जाता है empty set. empty set, इसी सेट को बोला जाता है void set. void मतलब empty space. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा या फिर ऐसा. A set having no element. A set having no element. What is this? A set having no element. कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो वैसे सेट को आप नल सेट बोलते हो. आगे बढ़ो. सिंगलटन आप जानते हो कि ये सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट. अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, लिखिए सिंगलटन. सिंगलटन, a set having only one element. एक सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूं. जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक सिंगलटन है. चलो दूसरा एग्जाम्पल, ये बी, ये क्या है, एक सिंगलटन है. एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल आपको बताता हूं. जैसे एक सेट है और आपको बोला x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. क्या बोला? x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब x कंफ्यूज्ड, बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 1 जाओ, फिर बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जाओ. तो कॉमन लेना है. कॉमन क्या दिख रहा है? इक्वल टू 1. तो फाइनली इसको आप बोल सकते हो सर दिस इज नथिंग. ये घुमा फिरा करके आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है 1. तो सिंगलटन मतलब अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट. परफेक्ट. फाइनाइट सेट, देखिए फाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स. बहुत दिमाग झोल करेगा. फिर आगे जब काउंटेबिलिटी आपको सिखाएंगे ना, काउंटेबिलिटी, ये तो देखने में अच्छा लग रहा है. अरे फाइनाइट मतलब क्या? जिसको हम काउंट कर सकते हैं. इनफाइनाइट मतलब क्या? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. इतनी सिंपल भाषा नहीं है. रियल एनालिसिस में मीनिंग बदल जाता है. सिखाएंगे, दिमाग झोल हो जाता है, इसलिए आराम से पेशेंस के साथ सीखो. फाइनाइट सेट, a set having a finite number of elements. A set having finite number of elements. A set having finite number of elements is called a finite set. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक सेट दिया v इज इक्वल टू वॉवेल्स का A-E-I-O-U. ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है. आप इसको काउंट कर सकते हो. फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं. दूसरा एक सेट सपोज मान लेते हैं 2 3 0 7. ये भी एक फाइनाइट सेट है. ठीक है. आपके पास एक सवाल है, आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज करने. नल इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. थोड़ा सोचना, ये जो फाई है ये एक फाइनाइट सेट है या फिर एक इनफाइनाइट सेट है? थोड़ा सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए. सवाल है फाई इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. आपके कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए कि नल सेट आपका फाइनाइट सेट होता है या फिर इनफाइनाइट सेट होता है. ठीक है. नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट्स. हेडिंग लिखिए इनफाइनाइट सेट्स. इनफाइनाइट सेट्स नाम से पता चल रहा है कि जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, infinitely many elements. A set having infinitely
infinitely many elements, a set having infinitely many elements, जिसमें अनगिनत, आप काउंट भी नहीं कर सकते, अनगिनत बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ ये हो गया, फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो भी मर्जी हो। सो दीज आर ऑल इनफाइनाइट सेट्स। ये क्या है? ये सारे के सारे आपके इनफाइनाइट सेट्स हैं। फिर बात आती है इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स, ये सेट तभी इक्वल होगा जो उसके हर मेंबर इसके इक्वल होंगे। इक्वल सेट्स का ही नाम दिया गया है आइडेंटिकल सेट्स। Two sets are said to be identical या equal if they have the same elements. Two sets are said to be equal. ध्यान देना, equal या फिर identical, दोनों interchangeably word है। Two sets are said to be equal or identical if they have same elements, same number of elements तो होंगे ही, बाय डिफॉल्ट होंगे। सेम एलिमेंट है तो सेम नंबर ही होंगे, लेकिन सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट्स पूरे के पूरे तरह से सेम होने चाहिए, ठीक है। और जिसका आप बोल सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिकम्स इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो अगर इक्वल दिखाना है तो आप क्या दिखाओगे? ए इज इक्वल टू बी। अगर इक्वल दिखाना है कि इक्वल सेट्स अगर है तो आपको क्या दिखाना है? सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो कैसे शो करोगे? काट दोगे इसको। सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक सेट है आपके पास 2 5 7, सेट बी है 5 7 2 5 7 2 और सी है 5 9 2। अब बोलोगे सर यहाँ पे 2 है 5 है, यहाँ 5 है 7 है, यहाँ 7 है 2 है, सर ये इक्वल नहीं है। आपको बताया गया था, एक चीज आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसके ऑर्डर डजंट मैटर। मनी मैटर्स बट ऑर्डर डजंट मैटर। तो यहाँ पे ऑर्डर डजंट मैटर है ना। 2 है 2 है, 5 है 5 है, 7 है 7 है, जहां भी हो डजंट मैटर। तो आप इसको लिख सकते हो कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, बट ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो A इज नॉट इक्वल टू C एंड B इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू C। ना तो A C के बराबर है, ना तो B C के बराबर है। क्लियर है इतना? इक्वल सिखा दिया। सबसेट सुपरसेट जानते हो, रिकैप करते हैं। सबसेट सुपरसेट, सबसेट 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 एंड सुपरसेट। सुपरसेट एग्जाम्पल से, जैसे एक सेट है आपके पास 2 7 और 9। बी सेट है 1 2 7 9 11 25। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो? ये सेट ए क्या बी का एक पार्ट है? खोजिए। 2 2 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, हाँ है। तो आप बोल सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिर्फ सबसेट बोला तो ये सबसेट का सिंबल ये होता है। मतलब सेट ए और सेट बी बराबर
हो सकते थे, पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, तो इसलिए सबसेट है, सिर्फ सबसेट। अब इसी चीज में एक चीज और घुसेड़ दूंगा जिसका नाम है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बोले तो कि इक्वल होने की पॉसिबिलिटी नहीं। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं ए इज दिस, तब मैं बोलूंगा दिस इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो इसका सिंबल क्या है, ये प्रॉपर सबसेट। इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सुपर सेट इसका जस्ट उल्टा, यहां पे अगर B इसका A अगर B का सबसेट है तो B A का सुपर सेट होगा। तो आप बोल सकते हो B इज अ सुपर सेट ऑफ A। तो यहां पे सुपर सेट आया, सुपर सेट, सुपर सेट, सुपर सेट, सुपर सेट, ये वाला सिंबल, ठीक है। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट। तो अगर सिर्फ ये है B इज ग्रेटर देन A, तो आप इसको प्रॉपर सुपर सेट बोलोगे, प्रॉपर सुपर सेट। इसका सिंबल सिर्फ ऐसे, इक्वालिटी होने की पॉसिबिलिटी नहीं, यहां पे हो सकता है, यहां पे नहीं, यहां पे हो सकता है, ठीक है। इतना तो कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास पावर ऑफ अ सेट। सेट का पावर, पावर ऑफ अ सेट, पावर ऑफ ए सेट। What is this? What do you mean by this? Power of a set. The set of all subsets of a given set. The set of all subsets of a given subset. Of a given subset. The set of all subsets of a given set. Sorry. Of a given set A, given set, the set of all subsets of a given set. It is denoted by P of A. It is denoted by P of A. P of A होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से एग्जाम्पल आपके पास, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल, जैसे एक सेट है, इसमें आपके पास एग्जाम्पल है, सेट है 1 2 3। अगर हम बोले कि इस सेट का पावर सेट बताओ, तो बोलोगे कि सर हमको क्या करना है ना, इस सेट का जितना सबसेट्स आ सकता है सबको एक जगह इकट्ठा करिए, इसमें डाल दीजिए। तो एक बता सकते हैं कि हाँ एक सिंगलटन आ सकता है, सो एक सेट तो हो गया। सिंगलटन 2 भी आ सकता है, सिर्फ ये भी आ सकता है। फिर और क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर ये 3 भी आ सकता है। ये तो आने ही है, इंडिविजुअली इसको आना ही आना है, ठीक है। ये चीज तो लिख दिया यहां पे। अब एम्प्टी सेट तो होगा ही, ये भी आपको सिखाया था कि एम्प्टी सेट तो रहता ही है। एवरी एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ पावर सेट। फिर दूसरा, पूरा सारे के सारे एलिमेंट्स 1 2 3, तो ये पूरा का पूरा सेट भी इसका हो जाएगा पार्ट, इसका पार्ट हो जाएगा। वेरी गुड। ये होने के बाद इसका सबसेट्स और क्या, पेयर बन सकता है। तो आप बोल सकते हो सर ये 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये जितने सेट सबसेट्स हैं सब को एक साथ आप कलेक्ट कर लीजिए, तो वो बन जाएगा पावर सेट इस सेट का, ठीक है। आपके लिए एक एग्जांपल होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन, इसको आप कमेंट करिए कि एक सेट है ए बी सी और आपको इसका पावर सेट निकालना है। सो व्हाट इज द पावर सेट ऑफ दिस, इस सेट का पावर सेट आपको बताना है। इसमें एक थ्योरम है, लिखो थ्योरम।
ये थ्योरम बोलता है इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट्स, इफ ए सेट हैज n elements, n elements, n जो है ना ये फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अगर किसी एक सेट के पास n एलिमेंट्स है देन द पावर सेट, से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? p ऑफ a, पावर सेट has 2 to the power of n एलिमेंट्स। अगर उस सेट के पास n है तो पावर सेट के पास 2 to the power of n एलिमेंट्स होंगे। इसी से आपको दिखा दीजिए, यहां पे n कितने हैं इस वाले सेट में, n कितना है? बोलोगे सर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 to the power of 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एलिमेंट्स होंगे। काउंट करें, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मन नहीं भरा, आगे करें, करते हैं। जैसे एक सेट है आपके पास a इज इक्वल टू 1 2 3 7, इसका बनाइए, पावर सेट बनाइए। पावर सेट में आंख बंद करके सबसे पहले तो 5 वाला सेट डालना ही है, और ये 1 2 3 7 वाला भी डालना ही है। इसके बाद सिंगलटन भी डालना है, सिंगलटन जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 7 हो गया, 7 हो गया। इसके बाद 1 और 2 का पेयर, फिर 1 और 3 का पेयर, 1 और 7 का पेयर, 2 3 का पेयर, फिर 2 7 का पेयर, फिर 3 7 का पेयर, राइट। 1 2 1 3 1 7, 1 2 1 3 1 7, 2 3 2 7, फिर 3 7, राइट, परफेक्ट। क्या हम 3 2 लिखेंगे? बात बराबर ही होगा, 2 3 बराबर 3 2। क्या हम 7 2 लिखेंगे तो सेट बदल जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब इसको जरा काउंट करना तो देखते हैं, काउंट करो कितने सेट्स बन गए यहाँ पे बन गए हैं आपके 1 सेट, 2 सेट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेट्स बन गए हैं। अभी और बचा हुआ है, क्या होगा? बोलोगे सर 1 2 3 का भी तो पेयर बन सकता है ना, तो हम 1 2 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, 1 2 7 लिख सकते हैं, ये पेयर बन सकता है। फिर 2 3 7 भी लिख सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। 1 2 3 1 2 7, 1 2 3 1 2 7 ले लिया, फिर 2 3 7 भी ले लिया, फिर 1 3 7 भी तो लिया जा सकता है। सो 1 3 और 7 भी तो लिया जा सकता है, और कुछ नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे कितने और बन गए? 12 हो गए, 13 14 15 16, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट कितने कैसे निकालेंगे हम लोग? बोलोगे सर दिस इज नथिंग बट 2 to the power of 4 है ना। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है? व्हाट इज n इज इक्वल टू हाउ मच? 4। सो दिस इज 2 to the power of 4, मतलब 16 एलिमेंट्स आर देयर। सो पावर सेट इसका इज हैविंग 16 एलिमेंट्स। ठीक है, ये सब सीख लिए। इसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल सेट। हेडिंग लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बोले तो इसमें तो सब कुछ ही हो जाएगा। क्या? सारे के सारे सेट्स को ले लीजिए क्लब। If in a particular problem all the sets we deal with become subsets of a fixed set, then the fixed set is called the universal set. It is generally denoted by x or u. For example, we discuss only integers, then the set of all integers is the universal set. मतलब जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो ना, तो टोटल पूरा का पूरा वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, if in a particular problem
if in a particular problem, if in a particular problem all the sets we deal with some we deal with become subsets of a given fixed set, then this fixed set is called universal set. जैसे मान लीजिए आप सिर्फ इंटीजर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो. If you are discussing only about integers, if we discuss only about integers, then Z becomes the universal set. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? डिनोटेड बाय या तो इसको कैपिटल X या फिर U, इस दोनों लेटर से, कैपिटल लेटर से आप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हो. वेन डायग्राम्स काफी अच्छे से आपको पता होगा कि वेन डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं ना. सो वेन डायग्राम्स, तो सेट थ्योरी को पढ़ने के लिए वेन डायग्राम्स इज परफेक्ट. ए यूनियन निकालना हो, इंटरसेक्शन निकालना हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में भर भर करके ये तो यूज होता ही है. इसमें एक्चुअली है ना कि ये वाला जो डायग्राम है ना, दो प्रोफेसर मिल करके बनाया गया. वेन प्रोफेसर ऑयलर को क्रेडिट नहीं दिया गया. इसमें दो प्रोफेसर थे, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, जिनका समय काल था 1839 से 1923. जैसे ये है ना, तो दो प्रोफेसर मिल करके बनाया था. ये एक्चुअली वेन ऑयलर डायग्राम होना चाहिए. वेन ऑयलर डायग्राम होना चाहिए, लेकिन इनको क्रेडिट क्यों नहीं दिया पता नहीं, बट हम लोग क्रेडिट देंगे. यस, हम लोग क्रेडिट देंगे क्योंकि दोनों प्रोफेसर ही रेस्पेक्टेबल है, तो दोनों के क्रेडिट. अब से आप क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम नहीं बोलेंगे, वेन ऑयलर डायग्राम, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन है. तो ये जो वेन है, ये थे आपके इंग्लिश लॉजिशियन, लॉजिक्स देते थे. मैथमेटिशियन होता है ना, उसी तरह से लॉजिशियन होते थे. इनका नाम था जॉन वेन और इनका समय काल है 1839 से 1923. इंटरव्यू में आ सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में मैथ्स के हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहते हैं. किस काल में क्या डेवलपमेंट हुई थी, क्या है था, आपको इंटरव्यू में ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब रिटर्न क्लियर करोगे तो उससे पता है कि आपकी मैथ्स की प्रोफिशिएंसी कितनी है. तो जब आप इंटरव्यू में जब जाओगे ना और मैथ्स ऑप्शनल लेकर के जाओगे, तो ध्यान रखना एक बात कि आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ये सब कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको जनरल स्टडीज का इंटरव्यू होता है, नॉर्मल कॉमन सेंस का इंटरव्यू होता है. तो ध्यान रखना मैथ्स के हिस्ट्री से और करंट से लेटेस्ट क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं मैथ्स के फील्ड में, या फिर किन प्रोफेसर्स का क्या योगदान रहा है, उस समय क्या क्या था. अगर बाय चांस अगर मैं उस पैनल में घुसने का मुझे मौका मिले कभी, प्रोफेसर तो बनूंगा ही, तो मे बी शायद तब तक अगर बाय चांस अलाइव रहा, जिंदा रहा, तो मे बी 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल बाद अगर उस समय अलाइव रहा तो, और वैसा पैनल में अगर घुसा, तो जाहिर सी बात है मैं तो पूछूंगा ही
कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, आपने वेन ऑयलर डायग्राम पढ़ा है? ओके, किन्होंने दिया? जॉन वेन ने, ऑयलर ने। दोनों का समय काल क्या था? क्या दोनों साथ में डेवलपमेंट हुआ था या दोनों अलग अलग किए थे? या अच्छा, अब मैं रिलेट कर दूंगा इस वाले समय काल से। अच्छा, इस समय जब वेन ऑयलर डायग्राम डेवलप हो रहा था तो उस समय भारत में क्या हो रहा था? उस समय भारत में क्या चल रहा था? क्या सीन था? किस दौर से भारतीय गुजर रहे थे? कनेक्ट देखिए आप, और यही चीज जो अच्छे से ब्यूटीफाई करके आंसर दे देगा उसका हो जाएगा। जो नहीं ऐ करते रहेगा या फिर बोलेगा, जैसे कुछ गधे अभी लेक्चर देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है ये सब का क्या जरूरत है, मुझे रियल एनालिसिस पढ़ा दो, मुझे रियल एनालिसिस पढ़ा दो। तो उन वैसे लोगों के लिए बता दे रहा हूं, आपका नहीं होगा, आपका उनका ही होगा जो थोड़ा सा डायमेंशन से हट करके कुछ अलग करते हैं, कुछ क्रिएटिव। वी नीड ऑफिसर्स, not gadhas, not gadhas. And it's our responsibility to make a filter and barrier to not allow these gadhas enter into the service. अगर आपको आसपास आपको कोई गधा दिख गया, आप गधा का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज अ गधा, ठीक है? तो अगर कोई आसपास आपको गधा दिख गया तो आपको यह चीज ध्यान रखना है, आप तो जाना ही है, लेकिन यह चीज भी ध्यान रखना है कि उस गधे को ब्यूरोक्रेसी में एंटर नहीं करनी है, क्योंकि अगर वैसे गधे अगर एंटर करेंगे तो देश का नुकसान होता है। तो ब्यूरोक्रेसी में वैसे लोग जाने चाहिए जो मल्टी डायमेंशन से सोच सकें, सही समय पे डिसीजन निर्णय ले सकें, सही डिसीजन ले सकें। ध्यान रहे, डिसीजन तो सब लेंगे लेकिन सही डिसीजन ले, ठीक है? एनीवेज, आ जाइए वापस। और ये इंग्लिश के थे, ठीक है? और ये जो ऑयलर है ना, ये आपके स्विस मैथमेटिशियन है, स्विस मैथमेटिशियन, ओके। और इनका समय का, इसका नाम था लियोनहार्ड ऑयलर, लियोनहार्ड ऑयलर। और इनका समय काल 1707 से लेकर के 1787। अब थोड़ा देखिए कॉन्ट्रास्ट, देखिए कि इनका कंट्रीब्यूशन था इस डायग्राम को डेवलप करने का, कुछ आइडिया वाइडिया देने का, लेकिन ये महाशय क्या किया इन्होंने, ये तो कब के परलोक सिधार गए थे, उनके इतने 100 साल, लगभग 100 साल के बाद इन्होंने आया, कुछ कुछ किया और सारा का सारा नाम क्रेडिट चुरा करके ले गए। और आजकल वही कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग एकेडमिशियन हैं, रिसर्चर हैं, तो ये सारी चीजों को हम लोग दर्द समझते हैं कि ये मेरा वर्क था, किसी ने चुरा लिया। और ये होता है, ये होता है। कुछ जैसे चिल्लर रहते हैं जो दूसरे के काम को चुरा लेते हैं, ठीक है? तो उस चीज से आपको बचना है, ठीक है? आपको नहीं, आपको कुछ और करते रहिए, हमें वो सब चीज से बचना है कि हमारे मेहनत को बचाए नहीं। इसलिए जैसे कुछ गधे जो बोलते हैं ना, सब कुछ दे दो, दे दो, सब कुछ दे दो, मुफ्त में सब कुछ बांट दो, तो वो they don't understand the glamour or they don't understand the importance of these all things. Academics को वो चीज समझते नहीं, सब चीज चाहिए, मुफ्त में सब कुछ चाहिए, जैसा ना खैरात बांटने के लिए सब चीज नहीं। सब चीज का एक सिस्टम होता है। जब आप सिस्टम में चलते हो ना, एक प्रॉपर सिस्टम में चलते हो, तो चीजें स्मूथ चलती हैं। तो ये इंग्लिश लॉजिशियन थे और ये स्विस मैथमेटिशियन थे। दोनों का समय काल भी आप दिख गया होगा कि क्या है, वेन डायग्राम्स। वेरी गुड। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और इसमें आप बताइएगा कि इसमें हम क्या लिखा जा सकता है इस वाले डायग्राम में। जैसे एक सेट, अरे यार, एक इस तरह से गोला बनाइए, फिर अंदर में इस सेट का नाम हम दे रहे हैं ए और बाहर वाले का नाम दिया जा रहा है बी, ठीक है? सेट का नाम ये वो दिस दैट फलाना ढिमका। यहां पे आप रिलेशंस बता सकते हैं क्या, कि आप बता सकते हो कि सर यहां पे जो ए है ना, दिस इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का एक सबसेट है, राइट? उसी तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि सर ए जो है ना, ये सबसेट इस यूनिवर्सल सेट का भी है, चाहे आप कैपिटल एक्स से लिखे या यू से लिखिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। साथ ही साथ B is a subset of universal set. B is a subset of universal set.
या तो आपने अलग अलग लिखा है या कभी कभी लिखने का तरीका होता है कॉमा दे करके कि ए कॉमा बी दोनों के दोनों सबसेट हैं आपके यूनिवर्सल सेट के, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद ये तो आपने सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। इसको आप अच्छे से समझिए। इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। इसका डेफिनेशन एक सिंपल सा टिक प्रॉपर सा डेफिनेशन लिखे हुए, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट कैपिटल ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं कोई ए एक नॉन एम्प्टी सेट है। लेट फॉर ईच लैम्डा, लेट देखो मैथमेटिकल लिखेंगे, फॉर ऑल लैम्डा belongs to A, mathematical symbol में आ गए, for all lambda belongs to A, there exists a set lambda, there exists a lambda, there exists a subscript lambda। ये जो चीज मैंने लिखा है ना, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ये कौन सा लैंग्वेज लिख दिया? उर्दू फारसी कुछ नहीं लिखा है, ये चाइनीज जापानीज, ये है मैथमेटिकल लैंग्वेज। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब उसी चीज को हम इंग्लिश में लिख के दिखाएं, इसी चीज को देखो, इसको हम बोलेंगे लेट ए, दैट लेट फॉर ईच सेट ए देयर एग्जिस्ट, there sorry for each lambda, for each element lambda, for each lambda there exists a set A, for each lambda belongs to A, sorry for each lambda belongs to, for each lambda belongs to set A, there exists another set A lambda। देखो ये अंग्रेजी में लिखा है और वो मैथमेटिकली लिखा है, तो ये चीज को लिखने के लिए कितना लंबा कुछ वर्ड्स लिखने पड़ गए। लेकिन मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं ना, सिंबल्स यूज कर लिए, सिंबल्स यूज करके एक छोटा सा कॉम्प्रेस करके ये चीज, मतलब आप बोल सकते हो गागर में सागर भरना, मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह देना। तो ये जो आप मैथमेटिकल सिंबल है ना, वही चीज ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जगह वो चीज यहाँ। तो जैसे आप सिंबल्स का आपको नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा काफी अच्छे से, तब ये सब जो वर्ड्स पैराग्राफ्स में जो यूज होता है, ये सब कुछ नहीं, मैथमेटिकल लैंग्वेजेस नोटेशंस में आप लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, एनीवेज दोनों का मतलब आप समझ चुके हो कि क्या कहने का मतलब है कि फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई भी एलिमेंट सेट ए में कोई भी एलिमेंट हो तो एक अलग सा सेट बनेगा ए लैम्डा का। ठीक है, देन द सेट, आप लिखिए देन द सेट A lambda, then the set A lambda then the set, अच्छा एक नया सेट हम डिफाइन कर रहे हैं, then the set A lambda such that lambda belongs to A is called a family of sets, is called a family of sets, a family of sets is called a family of sets indexed by the set A, indexed by the set A। तो एक फैमिली ऑफ सेट हो गया जो कि कौन इंडेक्स किया है उसको,
सेट ए उसको इंडेक्स किया है। सो ए इज कॉल्ड द इंडेक्सिंग सेट। यहां पे ए इज कॉल्ड द इंडेक्सिंग सेट, is called the indexing set, is called the indexing set। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं आपके पास है कोई एक सेट A, कोई एक सेट है A और इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, एक सेट है ये। तो इसका फैमिली ऑफ सेट्स बता सकते हो क्या? इसका आपको निकालना इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। फाइंड, क्वेश्चन में अगर आपको बोले कि फाइंड इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट ए, सेट ए का आपको इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट निकालना है। तो आप तो जानते हो ना इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट क्या होता है। इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट ए लैम्डा होता है और ये और कुछ नहीं, दिस बिलोंग्स टू ए सेट ए लैम्डा। मतलब कौन सा सेट? एक सेट आपको डिफाइन करना है, ये वाला सेट, दिस इज द सेट। कौन सा सेट? ये वाला ए लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू ए। बनाओ तो ये बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, लैम्डा है, एन नहीं, लैम्डा बिलोंग्स टू ए। लैम्डा क्या है? 1 2 3 4 5, तो A1 A2 A3 A4 A5 तो बन जाएगा। इंडेक्स कर दिया ना, A1 A2 A3 A4 और A5। सो दिस इज द फैमिली और इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट ए, ठीक है। अब इस चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। आपने तो ए लिखा, सबस्क्रिप्ट लिख दिया और बाहर में कर दीजिए लैम्डा बिलोंग्स टू ए। चाहे आप ये एक्सपैंड करके लिखिए, चाहे आप इसको कंप्रेस करके लिखिए, बात बराबर है। दोनों का मतलब ही है कि आप इस चीज में क्या लिख सकते हो कि इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स लिख सकते हो। परफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट का ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस हमको आपको बताते हैं, हेडिंग लिखो सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस। यूनियन ऑफ टू सेट्स, सिर्फ नाम लिखेंगे क्योंकि ये सब जानते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, जानते हो ना, दो सेट है आपके पास, ए यूनियन बी। परफेक्ट, जानते हो, बताने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन सेट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ये आपको जानना है और याद भी रखना है। तो पहला सेट है आपके पास, पहला प्रॉपर्टी कि अगर ए यूनियन बी करते हो ना तो इसका मतलब बी यूनियन ए ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ए यूनियन फाई अगर करते हो तो फाई यूनियन ए होता है और ये और कुछ नहीं, ए ही होगा क्योंकि एम्प्टी सेट से यूनियन करा दे रहे हो। तीसरा पे आ जाइए, थर्ड वाले पे, ए यूनियन ए किसी सेट का खुद से यूनियन कर दो तो वो खुद ही सेट प्रोड्यूस हो जाएगा। नंबर 4, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन अगर आप यूनिवर्सल सेट करते हो तब ये यूनिवर्सल सेट बनता है। अब देखिए यहां पे यूनियन का भी सिंबल यू है और यूनिवर्सल सेट भी कभी कभी यू यूज करते हैं। सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप यूनिवर्सल सेट को बेटर है कैपिटल एक्स से आप रिप्रेजेंट करें, वरना आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट।
ताकि आपको इसमें और इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप बेटर ये यूज करें या फिर वो यूज करें, आपकी मर्जी, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। A जो है ना, सेट A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B is a subset, is also a subset of A union B। ठीक, ये हो गया। नंबर 6 देखो, नंबर 6 में है A यूनियन B, A यूनियन B और इसका यूनियन C अगर करोगे तो ये हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C। परफेक्ट। तो इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपके ग्रुप थ्योरी में आपको बताया था कैसे कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, नहीं होते हैं। तो इस चीज को आप क्या बोल सकते हो कि ये रिप्रेजेंट करता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। सो यूनियन इज कम्यूटेटिव, तो दिस शोज कम्यूटेटिविटी, वीटी। सो यूनियन इज कम्यूटेटिव। ये रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी, 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 क्योंकि यहां पे फाई क्या है, फाई बीइंग नल सेट, क्योंकि फाई यहां पे एक नल सेट है। फिर ये रिप्रेजेंट करता है इसका इडेम्पोटेंसी। सो इसको आप बोलोगे इडेम्पोटेंट, इडेम्पोटेंट। फिर ये बताता है आपका एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, associativity। so this shows associativity। जैसे यूनियन आपने सीखा, फिर क्या 2, नंबर 3 देखो, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, यूनियन किसका कर रहे हैं हम लोग, सेट का यूनियन कर रहे हैं ना। सो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स को अगर आपको दिखाना है, जैसे मान लीजिए आपके पास है द यूनियन ऑफ n सेट्स, द यूनियन ऑफ n सेट्स, n सेट्स हैं आपके पास, कौन कौन से, जैसे मान लीजिए आपके पास A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 AN है। अगर आपको यूनियन दिखाना है तो द यूनियन ऑफ दिस इज व्हाट, A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन, A4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता चला जाएगा, n तक जाएगा। तो ये रहा आपका यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। अब इसको ऐसे नहीं लिख करके हम शॉर्ट में, जो आपके रियल एनालिसिस में आप यूज करेंगे यूनियन ऑफ मल्टीपल फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, तो आपको क्या करना है, आपको यूनियन का इस तरह से सिंबल देना है। किसका यूनियन, सपोज A है, A का सबस्क्रिप्ट में आपको I लिखनी है और I को 1 से लेकर के n तक चढ़ा देना है। तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। क्लियर हो गया, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। ठीक, अब ये जो चीज है इसको आप कैसे डिफाइन करते हो, इसका मतलब होता है, देखो सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे लिख रहे हैं, x such that x belongs to AI, x belongs to AI for at least one I, for at least one I, for at least one I, 1 is less than I less than equal to n, for at least one I which is 1 less than equal to 1 से n के बीच में, ऐसा ही कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसका मतलब ही ये होता है। ठीक है, ये एक्सपेंडेड वर्जन हो गया। ये था आपका यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स,
जो आपके नंबर ऑफ सेट्स आपके फाइनाइट है। नंबर 4 लिखे, यूनियन ऑफ an arbitrary family of sets, an arbitrary family of sets। आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स मतलब कोई भी रैंडमली फैमिली आप उठा लीजिए। इसके लिए आप लिखिए लेट कोई एक सेट ए सबस्क्रिप्ट में लैम्डा and lambda belongs to A, lambda belongs to A, be an arbitrary family, be an arbitrary family, be an arbitrary family of sets, their union is denoted by their union is denoted by, जैसे आप यूनियन लिखाया, ए लिख दिया और यहां पे लिख दीजिए आप लैम्डा बिलोंग्स टू ए, और यहां कर दीजिए लैम्डा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यूनियन जैसे ए लैम्डा कर दिया, लैम्डा बिलोंग्स टू ए कर चुके हैं हम लोग, इसका ये मतलब होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए लैम्डा फॉर एटलीस्ट one lambda belongs to A। दोनों में अंतर पहचानिए, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, कुछ दिख रहा है सिंबल में अंतर। यहां पे आपने ए सबस्क्रिप्ट में आई दिया, आई को 1 से लेके n तक गए हो, ये 1 से n तक जाना अपने आप में ही ये दर्शा रहा है कि ये फाइनाइट है, क्योंकि आपने शुरुआत 1 से की, n तक आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, इस पे फोकस करिएगा वरना हो जाएंगे तबाह। फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होती है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, और इस तरह से चीजें चलती हैं कि i की जो वैल्यू है वो 1 और n के बीच में कुछ भी हो सकती है, कम से कम एक तो हो ही सकती है। इस वाले केस में आपको फाइनाइट नहीं, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स है, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स। तो इसके सिंबल में अंतर ये आया है कि यहाँ पे तो सबस्क्रिप्ट है लैम्डा, और लैम्डा को हम बिलोंग कर दे रहे हैं ए से। यहाँ पे हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 से लेके n तक नहीं जा रहे हैं, वो फाइनाइट हो जाएगा। रैंडमली आर्बिट्रली हमें सेट को दर्शाना है, उसकी फैमिली को दर्शाना है, तो इसीलिए यहाँ पे a सबस्क्रिप्ट में लैम्डा एंड लैम्डा बिलोंग्स टू a, और इसका यही मतलब होता है सम एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू a लैम्डा फॉर एटलीस्ट 1 लैम्डा बिलोंग्स टू a, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, इसीलिए सारी चीजों को छांट करके मैंने अलग किया है और आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इतना हो चुका है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हेडिंग लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन चीज निकालनी है कि दोनों सेट में हमें कॉमन क्या है, उस चीज को बोला जाता है इंटरसेक्शन। परफेक्ट, जैसे वेन डायग्राम से आप शो करते हो तो बोलते हो सर ये एक यूनिवर्सल सेट है, और इसमें अगर ए सेट है, ये बी सेट है, ये अगर सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना सर, इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ए का इंटरसेक्शन सेट बी के साथ में। परफेक्ट, तो ये चीज किया जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मैथमेटिकली इसको और कैसे रिप्रेजेंट, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है,
x such that x belongs to A and x belongs to B, x belongs to A and x belongs to B। मतलब x का कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि A और B दोनों में हो, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। परफेक्ट। डिसजॉइंट सेट, इसी से कनेक्शन आता है एक डिसजॉइंट सेट का, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स की मतलब दो सेट्स आपस में कनेक्टेड ही ना हो, डिसजॉइंट हो जाए। दो सेट आपस में कनेक्टेड ही ना हो, डिसजॉइंट अलग अलग हो जाए। वो कब होंगे? ये तब होंगे जब आपका कोई कॉमन नहीं मिलेगा। सो ए इंटरसेक्शन बी, अगर मान लीजिए आपको कोई एक नल सेट मिल जा रहा है, कोई फाई नल सेट, एम्प्टी सेट, तो उसको आप डिसजॉइंट बोलते हो। ठीक है, फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में जैसे मान लेते हैं x को आप यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर रहे हो। सपोज लेट I इफ कैपिटल X इज यूनिवर्सल सेट, अगर हम लोग x को एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर करें, एंड A B C आर सबसेट्स ऑफ x, एंड A B C आर subsets, A B C are subsets of X, A B C are subsets of X A B C are subsets of X, then the operation of intersection then मतलब the following, तब क्या होगा कि A इंटरसेक्शन B अगर कर रहे हो ना, तो ये B इंटरसेक्शन A के ही बराबर होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स कम्यूटेटिविटी। फिर से ये क्या रिप्रेजेंट किया? कम्यूटेटिविटी, मतलब ऑर्डर डजंट मैटर हियर। नंबर 2 कि A इंटरसेक्शन A का A से ही कॉमन निकाल रहे हो तो A ही मिलेगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है इडेम्पोटेंट, इट रिप्रेजेंट्स इडेम्पोटेंट। नेक्स्ट वी हैव A इंटरसेक्शन X, A इंटरसेक्शन X। थोड़ा सोचो कि A और X में अगर कॉमन अगर निकाल यूनिवर्सल से, तो A ही मिलेगा ना मेरे बच्चे, तो ये A ही मिलेगा। फाई से अगर कुछ कॉमन निकाल रहे हो तो क्या होना चाहिए? थोड़ा सोचो कि अगर सेट A है और इसका आप फाई सेट से कोई कॉमन निकाल रहे हो, तो आपको तो फाई ही मिलेगा, एम्प्टी सेट, फाई बीइंग द एम्प्टी सेट। तो आप लिखोगे फाई बीइंग द एम्प्टी सेट, फाई बीइंग द एम्प्टी सेट, राइट। नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि अगर A इंटरसेक्शन B करके अगर इंटरसेक्शन C करते हो, तो यहां पे आप A इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन C होता है। ठीक है। नंबर 6, A इंटरसेक्शन B is a subset of A and A intersection B is a subset of B। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान तो वैसे सब कुछ ही रखनी है, लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स हैं। A इंटरसेक्शन B जो है वो A का सबसेट होगा, और A इंटरसेक्शन B जो है वो B का भी सबसेट होगा, पहली बात। दूसरा कि अगर A इंटरसेक्शन फाई जो होता है वो आपको फाई देता है, तो बाकी सब तो आप कर ही सकते हो, लेकिन ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे आपने किया फैमिली ऑफ सेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स पे यूनियन, और आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स पे यूनियन, तो सेम चीज हम लोग करेंगे
इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। तो हेडिंग लिखिए इंटरसेक्शन ऑफ a finite number of sets or intersection of a finite number of sets intersection of a finite number of sets। ये क्या बोल रहा है थोड़ा सुनिए, लेक्चर चल रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स, देखो द इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स, आपके पास कुछ n सेट्स हैं, लेट्स से a1 है, a2 है, a3 है, करते 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 आप an तक जा रहे हो, तो आपके पास कितने सेट्स आ गए? आपके पास an सेट्स आ गए। इज रिटन एज, मतलब इसको आप कैसे लिखते हो? इज रिटन एज। कॉमन सेंस बोल रहा है कि सर वहां पे यूनियन था, तो जाहिर सी बात है यहां पे हम ऐसा इंटरसेक्शन देने ही वाले हैं। ए है तो ए तो हमारा होना ही है, हमें स्टार्ट करना है, हमें एंड करना है, तो इसमें क्या करेंगे? यहां पे सबस्क्रिप्ट में आई लगाएंगे, जैसे यूनियन में लगाते थे ना, आई पे आई लगाते थे, और आई को कहां से कहां रन करा देंगे? 1 से लेकर के n तक इस पे रन करा देंगे। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन आई कहां से कहां? 1 से लेके n, ये रिप्रेजेंट करता है आपका कैसे? कोई भी एलिमेंट x such that x belongs to ai for each 1 less than equal to n less than equal to for 1 less than equal to I less than equal to n, 1 और n के बीच में कोई भी लेकर के हर के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। मतलब इसका पूरा एक्सपैंडेड वर्जन है, फुल फॉर्म है। ठीक है, सेम चीज आप लिखिए इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ एन arbitrary family of sets, intersection of arbitrary family of sets। मैं बार बार स्ट्रेस दे दे रहा हूं क्योंकि देखने में थोड़ा सा आसान लग सकता है, लेकिन फंसाएगा ये सब चीज आके, आपका नोटेशन सिंबल फंसा देंगे आपको, इसलिए उसमें नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है, सीखो। लेट, मान लेते हैं लेट एक सेट ए लैम्डा कर दिया और लैम्डा बिलोंग्स टू ए, ये तो आप जानते हो। बी एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स, बी एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स। अब यहां तक तो आप समझ चुके हो किसी भी आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये होता है। तो ये जब भी लिखा रहे तो समझ जाना ये क्या है, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स। आपको इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स मतलब फैमिली ऑफ सेट्स तो सिखाया था ना, तो ये कोई भी रैंडम आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स आपने उठा लिया है। इसका इंटरसेक्शन, देयर इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय देयर इंटरसेक्शन is denoted by, पता है कि इंटरसेक्शन तो हमें देना ही देना है। इंटरसेक्शन देने के अलावा यहाँ पे ए लैम्डा लिखना है और लैम्डा बिलोंग्स टू ए कर देना है, सिंपल। समझ रहे हैं ना, आर्बिट्ररी है, फाइनाइट नहीं है, तो यहाँ पे 1 से लेके n ना तो स्टार्ट ना तो एंड, वैसा कुछ नहीं करना, आपको रैंडमली इस तरह से लिखना है। और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है
यहाँ आपने ए लिखा, लैम्डा लिखा और लैम्डा बिलोंग्स टू ए कर दिया है अगर, तो ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी एलिमेंट x, कोई भी एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू ए लैम्डा। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू ए। तो ये इसका मतलब हो गया है। अब डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट्स, परिवार में दरार, डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट्स। फैमिली ऑफ सेट्स को आपने डिसजॉइंट कर दिया है। A family of sets is called disjoint family of sets if no two sets have any common element. इसका डेफिनेशन लिखिए। A family of set, सिर्फ सेट की बात नहीं हो रही है, सेट्स की फैमिली किसकी बात हो रही है अब। A family of sets is called a disjoint family, a disjoint family is called a disjoint family of sets if no two sets have any common element, कोई भी दो, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट ना प्रेजेंट हो, तो ऐसे केसेस में आप उस फैमिली ऑफ सेट्स क्या बोला था, डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट्स पे आ जाओगे। फिर अब बात आती है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के बीच की डिफरेंस। जैसे लिखते हैं a माइनस बी, तो उसका मतलब होता है कि सामने वाला जो लिखा a माइनस बी मतलब b को छोड़ के, b माइनस c मतलब c को छोड़ करके वो होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एक सेट है आपके पास a b c d, ठीक, b है आपके पास c d e f। अगर मैं बोलूं कि सेट a माइनस बी बताओ, तो a से b को गायब कर दीजिए, तो a से b को मतलब c को गायब कर दो, c कैंसिल हो गया, d को गायब कर दो, e को गायब कर दो, जरूरत ही नहीं क्योंकि है ही नहीं, f को गायब कर दो, है ही नहीं, तो बच गया c और d कट जाएगा, बचेगा क्या, a और b बच जाएगा। सो a माइनस बी हो गया ये, ठीक है, ये चीज आ गया समझ में। अब इसको अगर मैं जनरल सेंस में अगर लिखूं कि व्हाट इज डज दिस a माइनस बी रिप्रेजेंट, सो a माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, क्लियर है इतना। डिफरेंस आया समझ में। अब कॉम्प्लीमेंट में आ जाइए, सिमिलर है बट अलग है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसमें डिफरेंस ही लेते हैं, लेकिन यहां पे आप यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में आप लेते हो। जैसे आपको बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कभी कभी ए इस तरह से यूज करते हैं, कभी कभी ए प्राइम यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही नोटेशंस है। तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से ए को गायब कर देना, ए को छोड़ करके, सो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, इसका मतलब ये होता है। तो कॉम्प्लीमेंट है ना ये, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसका मतलब है ए को छोड़ के लीविंग ए,
ए को छोड़ करके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपके पास एक यूनिवर्सल सेट मैंने कंसिडर किया है आर, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसको मैंने ले लिया है यूनिवर्सल सेट है, रियल नंबर्स का आप यूनिवर्सल सेट आप कंसिडर कर रहे हो, और इसमें एक सेट है ए जिसमें है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसे सॉरी कोई एक आपने कंसिडर किया है जो कि ये एक रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको ऐसे, इसको एक रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो अगर हम बोलें कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके, ए को छोड़ करके मतलब जितने रैशनल्स हैं सबको छोड़ करके। सर क्या बोल रहे हो? रैशनल नंबर क्या होता है सर? रैशनल नंबर एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, ये होता है ना, एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये क्या होगा, थोड़ा कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे ये बताइए कि क्या होगा, आप क्या कर सकते हो इस चीज से। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है बोले तो ए को छोड़ करके ए को गायब कर देना है, मतलब रियल से आपको ए सेट मतलब रैशनल वाले को आपको गायब कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सोचिए और इसको आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट अगर आप सीख गए हैं तो ठीक है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट सीख गए हैं तो आप उस चीज को डालिए। परफेक्ट। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज TIES ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यहां से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ता है सेट थ्योरी का, तो ये सब जानना जरूरी है। पहला प्रॉपर्टी है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सोचो तो क्या होगा। एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ को छोड़ दिए तो क्या बच गया, कुछ नहीं, और कुछ नहीं को ही सेट थ्योरी में एम्प्टी सेट बोला जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि कुछ नहीं को छोड़ करके, कुछ नहीं मतलब एम्प्टी सेट, कुछ नहीं को छोड़ करके मतलब सब कुछ, तो सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट, तो इसको तो हम एक्स बोलेंगे। ठीक है। तीसरा, ए कॉम्प्लीमेंट है मतलब ए को छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको घूम फिर करके वही चीज मिल जाएगा। चौथा चीज कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हो तब आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है। ये चीज आपको डायग्राम से दिखाते हैं। डायग्राम से कैसे, मान लेते हैं कि ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट X है, एक सेट है, लो कोई एक सेट है हमारे पास, एक सेट है A, ये रहा सेट A, अंदर दिखाते हैं, एक सेट है A। अगर हम बोलें कि A को छोड़ करके बताओ, बोलोगे सर कुछ नहीं, ये सब जो बाहर में है ना सर, ये है A को छोड़ करके। तो यदि हम A और AC को अगर हम यूनियन कर दिए, मिला दिए, A को यूनियन कर दिए हम इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो क्या आपको लगता नहीं
कि ए यूनियन तो लेना है और साथ में ए भी लेना है, तो इसका मतलब ये भी लेना है और ये भी लेना है, मतलब सब कुछ ले लेना है। और जब सब कुछ ले लेना है तो क्या हम वो यूनिवर्सल सेट बता सकते हैं? हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? इतना आ गया समझ में? नंबर 5 पे आओ। एक एक प्रॉपर्टी इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। 5 पे आओ कि अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट, इससे आपको कोई कॉमन निकालने के लिए बोले, तो ये है और ये है, तो इसका मतलब दोनों से तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना, तो कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं, और कुछ नहीं को ही सेट थ्योरी में फाई बोला जाता है, एम्प्टी सेट बोला जाता है। ठीक है। 6th प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो उस केस में बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट का भी सबसेट होगा। कैसे? एग्जाम्पल से, जैसे सेट ए हम लिख लेते हैं 1 2 3, ये लिख लिया, और बी सेट आप कंसिडर कर लीजिए कि 1 2 3 7 8 9, तो ये तो जस्टिफाइड है ना कि ए इज अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, तो हम तो लिखे हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, हमको ये चीज चेक करना है, तो यहां से निकालो, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उससे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ हो जिसमें, सब कुछ हो जिसमें, ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ हो जिसमें, और उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो मतलब ए को छोड़ करके, मतलब उस यूनिवर्सल सेट से ए को गायब कर दो, तो इसका मतलब उस यूनिवर्सल सेट से आप ए को गायब कर दो। तो यूनिवर्सल सेट से जो कुछ भी है उससे आप ए को गायब कर दो, मतलब 1 2 3 गायब हो जाने चाहिए। बचेगा क्या आपके पास? 7 8 9 बचेगा। तो कितना बचा? 7 8 9 तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 7 8 9 फॉर द टाइम बीइंग। और बोलोगे सर यहाँ पे तो और कुछ भी हो सकता था, यूनिवर्सल में और कुछ भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल किसी का डाउट हो सकता है कि सर आप तो ये चीटिंग कर रहे हो, ऐसे नहीं कराओ सर। सर आप यहाँ पे ए सेट दिखा दे रहे हो, यहाँ पे आप कुछ कॉमन लेकर के बी सेट भी आप दिखा दे रहे हो, ए सेट भी दिखा दे रहे हो, और ये यूनिवर्सल सेट है, और कॉमन में आपका 1 2 3 था, यहाँ पे कुछ कॉमन में आपका 1 2 3 था, फिर ए में 1 2 3 है इधर, ठीक है, और बी जो है इसमें 1 2 3, तो इधर ही आ गया, इधर में आपका 7 8 9 भी आ सकता है। लेकिन सर यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकते हैं ना, तो आप श्योर कैसे हो कि यूनिवर्सल सेट में सिर्फ ए यूनियन बी ही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे? अरे हम कब बोल रहे हैं, सब कुछ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस यूनिवर्सल सेट से अगर मैं ए को भगा दूं तो सब कुछ, मतलब ये स्टार 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 -1 2 3 अगर कर दूं तब क्या आएंगे? उसमें तो 7 8 9 भी आएंगे, 7 8 9 भी आएंगे ही, और साथ ही साथ और जो कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट इट बी। अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो इसका मतलब बी को छोड़ करके, तो यूनिवर्सल सेट से आप बी को गायब कर दीजिए। तो जब आप यूनिवर्सल सेट से बी को गायब करोगे तब 1 2 3 7 8 9 तो डिलीट होना ही है, और इसके अलावा जो कुछ भी है, तो इसमें क्या जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ भी है वो बाहर के चीजें हैं। अब थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए कि यहां पे स्टार स्टार आपने दे दिया है ना, जैसे मान लो कि स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, चैनल्स के नाम दे दो, 6.5 चैनल्स हैं जो हिंदू मुस्लिम कराते रहते हैं, रिपब्लिक भारत, फर्जी न्यूज़, तिहाड़ी, ये सारे चीज़ सब आ गए हैं उसमें, ओके।
तो आप यहाँ पे कुछ ले ले, मान लिए ठीक है, चलो स्टार स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3, ये तो होंगे ही होंगे। इधर एग्जांपल यहाँ पे स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3। अब आप बी कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट बोलोगे या फिर ए कॉम्प्लीमेंट को बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट बोलोगे? थोड़ा बताओ तो। सर क्या कॉमन सेंस वाला बात कर रहे हो? तो बी कॉम्प्लीमेंट ही इसका सबसेट है ना, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पे कि बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना? ये इस पूरे सेट का पार्ट है, एक सबसेट है, तो वही चीज तो है प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ गया, आ गया होगा। नंबर 7 में आ जाइए। नंबर 7 में आपको बोला कि अगर इफ सॉरी हाँ नो 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 ए इक्वल टू बी अगर होता है, जैसे ए इक्वल टू बी अगर होता है तो ये बोथ वे इंप्लीकेशन होता है क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। A equal to B, both way implication, A complement equal to B complement. Number 8, De Morgan's laws. De Morgan's laws. De Morgan's laws. इसको आप कर दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, शुरू से बचपन से ये परेशान करते हुए आ रहा है, तो इसको तो पूरा रटा हुआ ही होना चाहिए, हर जगह काम लगता है। आप प्रोबेबिलिटी पढ़िए या रियल एनालिसिस पढ़िए, सेट थ्योरी पढ़िए, बहुत काम लगता है। तो ये रहा आपका डी मॉर्गन्स लॉज, इसमें बोल रहा है। और अच्छा, उससे पहले डी मॉर्गन वॉज एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश मैथमेटिशियन बॉर्न इन मदुराई। सो ये प्रोफेसर मदुराई के थे, तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा। सो दिस प्रोफेसर डी मॉर्गन was an Indian born British mathematician। कहाँ जन्म हुआ इनका? मदुराई में, मदुराई। ठीक है, प्रोफेसर्स का भी अलग ग्लैमर होता है। इंडिया के स्टूपिड से लोग इनको समझते नहीं। इंडिया के लोग क्या समझते हैं? अरे 5 स्टार इधर लगा लो, टशन में जाओ, ये उड़ो वो उड़ो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं इस एकेडमिक में हूं, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मेरा ही फील्ड है तो मैं अपनी फील्ड की तारीफ करूं। ये फैक्ट बात है कि देश और दुनिया को चलाने वाले टीचर और शिक्षक ही होते हैं, तो इनको जितना सम्मान और हम लोगों को जितना सम्मान मिलना चाहिए वो अलग ही लेवल पे होना चाहिए, तभी किसी भी देश और समाज का उत्थान होता है। और उसके नीचे आते हैं सबसे ऊपर ज्ञान देने वाले, है ना, उसके नीचे आते हैं उसको एडमिनिस्टर और रूल करने वाले। एनीवेज, कब समझेगा ये भारत? डी मॉर्गन्स लॉज में इसमें आप पहला बता सकते हो, जैसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर करोगे तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका ये मतलब होता है ए यूनियन बी का पूरा कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपने ए यूनियन बी निकाला, उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर इंटरसेक्शन करना होगा आपको बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, लिखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, is intersection of complements। complement of union is intersection of complements, ये पहला है। दूसरा डी मॉर्गन लॉ बोलता है कि A इंटरसेक्शन B अगर आप करते हो और इसका कॉम्प्लीमेंट जब लेते हो तब A कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब complement of intersection is union of complements, so complement
ऑफ intersection is union of complements, is union of complements, is union of complements। ये रहा आपका डी मॉर्गन्स लॉज। एक और आता है जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉज, जो भारत की जनता जनरली आमतौर पर नहीं पढ़ती, लेकिन हम पढ़ेंगे। इसका हेडिंग लिखिए, जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉज, जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉज। नंबर ए लिखो, जैसे इंटरसेक्शन ए लैम्डा बिलोंग्स टू ए, इसका आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तब यूनियन ऑफ ए लैम्डा बिलोंग्स टू ए, इस चीज का आपको कॉम्प्लीमेंट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स। इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी ये चीज आ जाता है, ठीक है। और दूसरा सेट है, दूसरा कि यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स लैम्डा बिलोंग्स टू ए अगर आप करते हो और इसका आप यदि देते हो तब ये बन जाता है इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट लैम्डा बिलोंग्स टू ए, ठीक है। बस पलट गया है, अंदर इंटरसेक्शन तो बाहर यूनियन, अंदर यूनियन तो बाहर इंटरसेक्शन। आखिरी चीज आज के क्लास के लिए, आखिरी चीज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे ए ट्राइंगल बी, आपको बताया था सिंबल वाले क्लास में भी बताया था। एनीवेज ए ट्राइंगल बी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिमेट्रिक डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। और इसका मतलब होता है कि ए माइनस बी पहले निकाल लीजिए, यूनियन कर दीजिए बी माइनस ए। ये एक सिंपल फॉर्मूला आपको हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे पहला हम सॉल्व कर दे रहे हैं, दूसरा आप सॉल्व करिएगा। आपके पास सेट ए है, ए बी सी डी। सेट बी है बी सी ई और एफ। आपको बोला कि ए माइनस बी निकालो पहले, सॉरी ए ट्राइंगल बी निकालो। ये क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस, ए और बी के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इसका अब लिखिए सॉल्यूशन। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसका एप्लीकेशन आता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला हमें पता है कि ए ट्राइंगल बी दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, यूनियन ऑफ बी माइनस ए, तो यूनियन ऑफ बी माइनस ए होगा, ठीक है। तो हमें ए माइनस बी निकालनी है, निकाल लेते हैं। सो ए माइनस बी पहले आप निकालो, तो ए से बी को गायब कर दो, मतलब बी सी को गायब कर देंगे, बी सी ई एफ को गायब कर देना, तो बचेगा ए डी। तो ये रहा ए डी, परफेक्ट, गुड।
फिर b माइनस ए, b से a को गायब करो तो b से a को गायब करो तो मतलब a गायब कर दो, b को गायब कर दो, c को गायब कर दो, d को गायब कर दो, ठीक है, e f बचेगा। सो हियर e और f बचेगा। ये हो गया, यूनियन कर लीजिए। सो a ट्राइंगल b इज इक्वल टू a माइनस बी ये है, तो आप लिखोगे AD, यूनियन करना है किसके साथ में, EF के साथ में, तो आप लिख दीजिए EF। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा A D E और F, तो ये बन गया सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट सिमेट्रिक डिफरेंस। परफेक्ट। ये रहा पहला सवाल। अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं आपके कमेंट सेक्शन के लिए होमवर्क। प्लीज इंटरैक्ट। आप जितना इंटरैक्ट करेंगे मुझे जितना मजा आएगा कि यस स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग और मेरी मेहनत सफल हो रही है। जो मैं 1.5-2 पौने घंटे से खड़ा होकर के एक एक चीज़ करके पहले छांटता हूँ, छांट करके फिर वो खुद बोर्ड पे लिखवाता हूँ, वो मेरी मेहनत सफल आ रही है नहीं। देखिए जैसे एक सेट है A, इसके पास क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5। दूसरा सेट B, इसके पास आप कंसिडर करिए लेट, ठीक है, 3 9 11 14। आपको निकालना है A ट्राइंगल B। ये निकालो, तो ये निकालो एंड राइट इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज आप डालिए। आपको आंसर आने पे हम क्या देंगे आपको, एक हार्ट। ठीक है, कमेंट में रहता है ना कि लाइक भी रहता है हार्ट भी रहता है। सो सेट थ्योरी, जो प्रिलिमिनरी सेट थ्योरी है, उसका एक पार्ट खत्म हो गया। अगले वाले लेक्चर में हम लोग सेट थ्योरी का पार्ट 2 देखेंगे, जो रियल एनालिसिस में ही जरूरत पड़ेंगे। उसके बाद फिर और जो इसके प्रीरिक्विजिट्स हैं वो करेंगे। जैसे आपको बताया, इसमें आराम से पेशेंस के साथ, इसमें कोई भी हड़बड़ी नहीं होगी। यकीन मानिए, आप स्टार्टिंग से बने रहेंगे, शुरू से लेकर के आप समझेंगे, तो आपको जितना भी ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, एक चीज मैं बताता हूं, ये कॉम्प्लिकेटेड तब लगता है जब आप उस चीज को समझते नहीं, आप उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते, आप हड़बड़ाते हैं। किताब में ये दिया है, अरे हम ये बना लेंगे, हम रीमान इंटीग्रल। ऐसे जो स्टूपिड से लोग होते हैं ना, कि मतलब उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। मतलब उनको बोलिए रुको, सबर करो। क्या बोलोगे? थामा, मतलब रुकना है, सबर करना है, और आराम से पेशेंस के साथ जो भी कभी भी डिफिकल्ट वाला चीज आए ना, आप पहले सरेंडर कर दीजिए। अच्छा, रिलैक्स, कूल, मेरे को अभी नहीं पढ़ना, रिलैक्स, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, आराम से पढ़ूंगा। ठीक है, तो तब आपको धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे ना, मजे लेकर के पढ़ोगे, तब कोई भी परेशानी नहीं होगी। यकीन मानिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये चीज था। दूसरी बात कि यदि आपको प्रैक्टिस करने हैं प्रॉब्लम्स को अच्छे से, जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे इस वीक का, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक का, क्योंकि एक मैंने बता दिया कि वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट एग्जाडमी इन अ टाइप ऑफ एनालॉगस टू टाइप ऑफ अ यूनिवर्सिटी। मतलब यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, कॉलेज बोल सकते हो। वी जस्ट वांट कि इसमें वो सारी चीजें होंगी जो मैं चाहता हूं कि एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में हो। तो मैं अपनी क्रिएटिविटी, हमारी टीम अपनी क्रिएटिविटी निकाल करके वैसे चीजें करेगी, वैसे सिस्टम इसको अरेंज करेगी, जो हमें लगता है कि एक इंसान को, मतलब एक स्टूडेंट को, एक कंप्लीट पैकेज, मतलब इस इंस्टीट्यूट से अगर घुसे, इसमें अगर एडमिशन लेने के बाद जो निकले, उसका पूरा रोम उसका चमके। मतलब पर्सनैलिटी से पूरा ग्रूम, मतलब नॉलेज से पूरा भरा हुआ, स्किल्स से पूरा भरा हुआ, और एक अच्छा नागरिक। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आपने वीक का शेड्यूल देख लिया होगा कि उसमें वो सारे टॉपिक्स हम लोग कराएंगे, मैं कराऊंगा। ठीक है, फॉर्चुनेटली मैं कराऊंगा रात 9 से 10 बजे लाइव आपसे बातें करके जूम में। जो टॉपिक्स आप वोट करते हो, हम लोग टेलीग्राम में वोटिंग कराते हैं। अच्छा, कौन से टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, कौन आपको आसान लगते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स वोट होते हैं। जो मैक्सिमम वोट होता है, वो सारे टॉपिक्स पिक किए जाते हैं, फिल्टर किए जाते हैं, फिर उनका एक पूरा वीक का एक सिस्टम बनाया जाता है कि मंडे को ये टॉपिक, ट्यूसडे को ये टॉपिक, ये इसको ये टॉपिक।
ठीक है, कौन कौन से, और कोई भी अननेसेसरी बकवास थ्योरी लाइव क्लास में नहीं होती। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका सिखाया जाता है किसी भी स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को कैसे अटैक करें। तो अगर यदि आपको लगता है कि उसकी आपको जरूरत है तभी आप एडमिशन लें, वरना आप अपनी जो होता है ना कि अपना एनर्जी और आपका टाइम आप टिकटॉक में जाकर के बर्बाद करें, नहीं, आप यूटिलाइज करें, मतलब यहाँ पे इधर स्नैक वीडियोस और जो फालतू के होते हैं वो सब जाकर के आप महत्वपूर्ण समय उन जगहों पर दें। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह, पढ़ाई को छोड़ करके आप कहीं भी दे सकते हैं अगर यदि आपको लगता है। ठीक है, तो अगर ऐसा लगता है तो बस यही बताना था। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज ने सोचा है हम लोगों ने, आपको पता होगा मीट विद ऑन ऑफिसर, अफसर से मुलाकात, ठीक है, फिर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, वो सब कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ जनरली अवेलेबल नहीं होती। तो हमारा मकसद है कि जो जनरली अवेलेबल नहीं हो ना उसको समझो, पढ़ो और उसको अवेलेबल करा दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो यदि हम स्टार्ट करेंगे, एथिक्स मैंने देखा था, वैसे भी मेरा यूपीएससी से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन एथिक्स का सब्जेक्ट मैंने देखा, इट वेरी क्लोज, मतलब अरे मेरे को लगा अरे दिस इज फॉर मी, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, बिकॉज शुरू से मैं उसमें हाई स्कोर करता हुआ आया हूँ। मॉरल साइंस में होता है ना कि एसेज में ये लिखना हो, ये मेरे शुरू से अवार्ड्स मिलते हैं, आओगे तो कभी दिखाऊंगा अपना स्कूल के सर्टिफिकेट्स और अवार्ड मेडल वगैरह सब रखे हुए घर पे। तो मुझे वो चीज़ लगा कि अच्छा वो बचपन की ताज़ा, मतलब अच्छा है ये है। सो टेक्निकल में हूँ, टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा सा मैंने शुरुआत की है पढ़ना, जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, अपने से समझता रहूँगा, सो आई विल ट्राई कि मैं आपको वो बातें आपको समझा पाऊँ, ठीक, जिससे आप अच्छे से आंसर इसको लिख पाओ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।